टेनेसी की एक महिला को पिछले क्रिसमस पर सुबह बड़ा झटका लगा। न ड्राइववे में नई कार थी, न पेड़ के नीचे महंगी ज्वेलरी। उन्होंने बताया कि उनकी किशोर बेटी के बेडरूम और बाथरूम में छुपे कैमरे मिले जो उसकी निजी पलों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और अब महीनों बाद एक पंजीकृत नर्स को इस कथित घोर उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया है। हमें शेरिफ से सीधे जवाब मिल रहे हैं कि गिरफ्तारी में देर क्यों हुई और कैमरन सैंडर्स के मामले में आगे क्या उम्मीद है। साइड बार में आपका स्वागत है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत मैं जेसी वेबर हूं। ठीक है, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, मुझे आपको हमारे इस प्रायोजक, हमारे इस पार्टनर के बारे में बताना है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा ऐप है जो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है अपसाइड। अपसाइड रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराना, टेकआउट पर अतिरिक्त कैशबैक देता है। बस अपसाइड मुफ्त डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं। आप अपनी कार्ड से सामान्य तरीके से पेमेंट करते हैं, आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लीजिए मुझे पेट्रोल भरवाना है या किसी रात टेकआउट चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर्स सर्च करूंगा। मैं जब खर्च करता हूं, ऐप में पैसे आते हैं जिन्हें बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अपसाइड के यूजर्स औसतन साल में $254 कमाते हैं। तो अपना कैशबैक पाना शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कैन करें। प्रोमो कोड साइड बार का उपयोग करें, जिससे पहली गैस टंकी पर हर गैलन में 25 सेंट बोनस मिलेगा। 33 साल के कैमरन सैंडर्स टेनेसी में एक नर्स हैं। हर तरह से वो अपने काम में बेहतरीन है। 2020 में मेम्फिस के बैप्टिस्ट मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करते हुए उन्हें डेजी अवार्ड मिला, जो असाधारण नर्सों को दिया जाता है। फेसबुक पेज के अनुसार सैंडर्स ने अपने नियोक्ता के रूप में जैक्सन मैडिसन काउंटी जनरल हॉस्पिटल जैक्सन को बताया है। यह उनकी हाल की नर्सिंग नौकरी है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। इस समय उन्हें सम्मान मिलने के बजाय वो एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन पर जिस महिला के साथ वो रह रहा था, उसकी किशोर बेटी को चुपके से रिकॉर्ड करने का आरोप है। जांचकर्ताओं ने बताया कि उनके फोन में हजारों बाल यौन शोषण की तस्वीरें मिली। तो हमने इस मामले के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए टिप्टन काउंटी कोर्ट में सैंडर्स के खिलाफ दायर हलफनामा मांगा। इससे पता चलता है कि जांच पिछले साल क्रिसमस पर शुरू हुई, जब पीड़िता की मां ने टिप्टन काउंटी शेरिफ कार्यालय को बताया कि उनकी 15 साल की बेटी के बेडरूम और बाथरूम में वाईफाई लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो आउटलेट्स मिले हैं। उन्होंने डिप्यूटीज को बताया कि जैसे ही उन्हें डिवाइसेस में कैमरा होने का पता चला, उन्होंने उन्हें हटा दिया और SD स्लॉट्स में कोई SD कार्ड नहीं था। और हलफनामे के अनुसार उस समय न तो सैंडर्स और न ही किशोरी घर पर थी। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टीज ने उनसे संपर्क करने की घंटों कोशिश की, इससे पहले कि वे आखिरकार उन्हें उनके पिता के घर पर ढूंढ पाए। उन्होंने उनके सेलफोन को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया और जो कुछ उन्होंने उस डिवाइस में कथित तौर पर पाया वो भयानक था। टेनेसी के ऑफिस ऑफ सेफ्टी एंड होमलैंड सिक्योरिटी के एक सदस्य ने डिजिटल एक्सट्रैक्शन किया और हलफनामे में कहा गया है कि फोन में 500 गीगाबाइट से अधिक कच्चा डेटा था, जिसमें फोटो और वीडियो शामिल थे। बताया गया है कि उस डिवाइस में 1,16,000 से अधिक नग्न तस्वीरें और 4,000 से अधिक नग्न वीडियो पाए गए और इनमें से लगभग 10,000 तस्वीरें और वीडियो संदिग्ध CSAM यानी बाल यौन शोषण सामग्री थी। अगर आप इन आरोपों को सच माने तो इसकी विशालता चौंकाने वाली है। ये कई सवाल उठाता है। ये सामग्री कितनी पुरानी है? उसने इसे कैसे जुटाया? क्या ये सिर्फ 15 साल की लड़की की है या और लोगों की भी? क्या उन्हें इसकी जानकारी है? इन आरोपों पर मेरे मन में कई सवाल हैं। अब जासूसों ने टेनेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन TBI की भी मदद मांगी और हलफनामे के अनुसार एक विशेष एजेंट की प्रारंभिक जांच में शावर में 15 वर्षीय पीड़िता के 10 वीडियो मिले। साथ ही हलफनामे में उल्लिखित अवैध फोटोग्राफी के 2000 से अधिक चित्र और वीडियो भी पाए गए। जांच के दौरान एजेंटों ने इस कथित पीड़िता से बात की। मैं बताऊंगा, यहीं से मामला नया मोड़ लेता है। अगर आप हलफनामे को देखें, उसमें लिखा है कि मंगलवार 26 मार्च 2026 को फोरेंसिक इंटरव्यू में पीड़िता ने कैमरून सैंडर्स के घर अपने बेडरूम और बाथरूम में छुपे कैमरे होने की पुष्टि की। उसने बताया कि 13 से 14 साल की उम्र में कैमरून ने उसे आईपैड दिया था, लेकिन उसे आईपैड उसके घर पर ही रखना पड़ता था। उसने बताया कि वे आईपैड पर Apple ID सेटअप कर रहे थे। तभी कैमरून कमरे से बाहर गया और लॉक किया हुआ आईपैड स्क्रीन ऊपर करके उसके पास सोफे पर रख गया। कैमरन ने उसे अपना पासकोड दिया था, इसलिए उसने टैबलेट खोल लिया और कैमरन की पूरी तरह नग्न तस्वीर देखी। उसने बताया कि उसने तुरंत आईपैड लॉक कर नीचे रख दिया।
उद्धरण, गवाह बयान, भौतिक साक्ष्य व घटनास्थल पर किए गए निरीक्षणों के आधार पर कैमरन स्कॉट सैंडर्स पर एक नाबालिग की गंभीर रूप से अवैध फोटोग्राफी का एक आरोप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक नाबालिग को बहलाने फुसलाने का एक आरोप लगाया गया है। 31 मई को डेप्टीज ने सैंडर्स को फेलनी वारंट पर गिरफ्तार किया। कई महीनों बाद शेरिफ कार्यालय और टिप्टन काउंटी कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने उसके घर पर तलाशी वारंट तामील किया। सैंडर्स पर स्केड्यूल 2 नारकोटिक जैसे मॉर्फिन और हाइड्रोमॉर्फोन रखने का आरोप है, जो दर्द के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। शेड्यूल 4 ड्रग्स जैसे ज़ैनैक्स, मिराज़ेपाम रखने और खतरनाक अपराध के दौरान अवैध आग्नेयास्त्र रखने का आरोप। शेरिफ के अनुसार इन दवाओं के साथ 8 बंदूकें भी मिली और नर्स को $2.5 लाख की जमानत पर रखा गया। अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में शेरिफ ने लिखा, हम इस पर 1 मिनट में आते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। इस मामले के आरोप बहुत चिंताजनक हैं और बच्चों युवाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर असर डालते हैं। बच्चों का शोषण किसी भी रूप में निंदनीय है। ये तथ्य कि सैंडर्स एक ऐसे पेशे में काम करते हैं जिसमें दूसरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इन आरोपों को और भी ज्यादा चिंताजनक बना देता है। ये एक याद दिलाने के रूप में काम करे कि जो लोग हमारे बच्चों का शिकार करते हैं या उनका शोषण करते हैं, उनका हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। हम बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संसाधन इस्तेमाल करेंगे और अपराधियों को जवाबदेह बनाएंगे। अब मैं खुद उस व्यक्ति से सुनना चाहता हूं। मेरे साथ शेरिफ शैनन बीसली हैं, जो इस चिंताजनक मामले पर बात करेंगे। आपको देखकर अच्छा लगा सर। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस समय ये माँ और बेटी कैसी हैं? आप जानते हैं, जाहिर है कि वे इस पूरे मामले की शिकार हुई हैं, लेकिन वे वास्तव में काफी ठीक हैं, बहुत सहायक हैं और वे उत्साहित भी हैं। जब मैं कहता हूं उत्साहित, तो अभियोजन के लिए। वे देख रहे हैं कि यह मामला आगे बढ़ रहा है और अब तक जो सबूत हमने इकट्ठा किए हैं और जो कुछ उन्होंने झेला है, उसके बावजूद वे बहुत अच्छे समर्थक रहे हैं और हम उनके साथ अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था? मेरा मतलब है, अगर आप इन आरोपों को सच माने और जिन बातों का उन पर आरोप है, क्या ये उनके लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था? क्या उन्हें ऐसी किसी भी चीज का कोई संकेत मिला था? नहीं, उन्हें कोई संकेत नहीं मिला, कुछ भी नहीं, जब तक कि मां को शक नहीं हुआ कि घर पर जो चीजें डिलीवर हुई थीं, वे इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स जैसी दिख रही थीं। और असल में वे कैमरे निकले जिन्हें हमारे संदिग्ध ने 15 साल की लड़की के बाथरूम और बेडरूम में लगाया था। क्या कोई संकेत है कि वो ये सब जल्दी पकड़े बिना कैसे कर पाया और सेटअप किया? हाँ, आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा। बस आउटलेट कवर या जो भी है उसे बदलना होगा। इसमें बहुत कम समय लगेगा। इस तरह के कैमरे वाईफाई सक्षम होते हैं, तो बस इन्हें सेटअप करना और घर के वाईफाई से जोड़ना ही काफी है। क्या सैंडर्स ने पकड़े जाने पर कुछ कहा? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा है। तो उसने वकील बुला लिया। मेरा मतलब, क्या ऐसा ही हुआ? उसने ऐसा ही किया। जैसे ही हमने इंटरव्यू शुरू करने की कोशिश की और उसे मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाए, उसने तुरंत वकील की मांग कर दी। मानव व्यवहार। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो क्या वो हैरान दिखा या फिर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई और वो कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण था? सच कहूं तो मुझे नहीं पता, वो हैरान नहीं लगा। शायद इसकी वजह यह है कि सब कुछ पिछले क्रिसमस की सुबह शुरू हुआ था और जो डिप्टी सबसे पहले कॉल पर पहुंचे थे, वे उस समय उसका मोबाइल फोन उससे जब्त करने में सफल रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसे शायद पता था कि उस मोबाइल फोन में क्या था। उसे पता था कि मोबाइल फोन में क्या था और उसे यह भी पता था कि हम शायद उसे बरामद कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से हैरान था कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, सच कहूं तो। ठीक है, मैं चाहता था कि आप हमारे दर्शकों या श्रोताओं के लिए कुछ स्पष्ट करें जिनके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, रुको, उस किशोरी की मां द्वारा कैमरों की रिपोर्ट करने और सैंडर्स की गिरफ्तारी के बीच जो समय था, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें देरी क्यों हुई? क्या बता सकते हैं पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, पिछले साल की क्रिसमस की सुबह और ये सब अब सामने आ रहा है। लेकिन इसका कारण क्या था? वह कुछ बातें थीं। सबसे पहली बात, हमें उसके फोन में जाने के लिए सर्च वारंट लेना पड़ा। सर्च वारंट लागू होते ही ये होमलैंड सिक्योरिटी की मदद से किया गया और जब हमें उसकी तादाद समझ में आने लगी, तो वो जाहिर है, सिर्फ 15 साल की लड़की नहीं थी। सिर्फ इस एक डिवाइस से 1 लाख से भी ज्यादा इमेज और वीडियो रिकवर किए गए थे। तो आप जानते हैं,
हमारे पास इसे सही करने का सिर्फ एक ही मौका है, तो हम किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इस बिंदु पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी और जाहिर है कि मां और 15 साल की पीड़िता घर से बाहर जा चुकी थीं। तो उस समय कोई ऐसी जल्दी नहीं थी कि वे किसी और खतरे में थीं। उसने कभी यह शिकायत नहीं की कि वो उसका पीछा कर रहा है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ भी। तो इसमें कोई जल्दी नहीं थी कि वो उसके साथ हिंसक हो रहा था या, जैसा कि मैंने कहा, उसका पीछा कर रहा था या उसके साथ कुछ कर रहा था। तो जब हमने तस्वीरों की संख्या देखी तो वास्तव में हमारे होमलैंड सिक्योरिटी और टेनेसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हमारी मदद की उन सभी वीडियो और तस्वीरों को निकालने में। जैसा मैंने कहा, 1 लाख से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो देखने में काफी समय लगता है। उस जानकारी को डाउनलोड करने, उसे देखने, ये पता लगाने में कि किस तरह के केस या किस तरह के आरोप दर्ज करने हैं, पीड़ितों की उम्र क्या है, इन सब में समय लगता है। और हमारे पास अभी भी प्रेस रिलीज जारी होने के बाद भी कई लोग सामने आए हैं, दूसरी महिलाएं भी सामने आई हैं जो जानना चाहती हैं कि क्या वे भी पीड़ित हुई हैं। मैं आपसे यही पूछने वाला था। तो चलिए एक कदम पीछे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि इस जांच के दौरान आपको अन्य बच्चों की सीएसएएम मिली, और अगर ऐसा है तो ये लोग कौन हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्हें सैंडर्स जानते थे या अजनबी हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या मैंने जांचकर्ताओं की बात सही समझी? हाँ, तो वहां अलग अलग चीजों की अलग अलग फाइलें हैं। हमें पता चला कि उसने डार्क वेब से जुड़े वीडियो ढूंढे और डाउनलोड किए थे जिनमें कथित तौर पर बच्चे दिखाई दे रहे थे। जाहिर है उन वीडियो में से कुछ को संघीय न्याय व्यवस्था में 100% सत्यापित करना पड़ता है कि वे 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के हैं। कई बार वीडियो में मौजूद लोगों की उम्र की पुष्टि करने में समय लगता है। कुछ वीडियो में तो साफ दिखता है कि वे 18 साल से कम उम्र के हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ जो हम देख रहे हैं, हमारे पास ऐसे वयस्क पीड़ित हैं जिनकी बिना जानकारी के अवैध फोटोग्राफी की गई है, जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर फोटो या वीडियो बनाया जा रहा है। कार्यस्थल और इसी तरह की दूसरी जगहें। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या इसमें फेडरल एजेंसियां शामिल हैं? आपने होमलैंड सिक्योरिटी के जांच में शामिल होने का जिक्र किया था, लेकिन क्या हम सैंडर्स के खिलाफ संभावित फेडरल आरोपों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, खासकर अभी के लिए जो हमें पता है। और सुनिए, तलाशी वारंट के बाद हमें 4 या 5 और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं जिनके लिए हम अब तलाशी वारंट तैयार कर रहे हैं ताकि उन डिवाइसों की भी जांच की जा सके। हो सकता है हमें और सबूत मिलें, अभी तक पता नहीं, लेकिन हमने फेडरल एजेंसियों को जानकारी दे दी है। वे बहुत रुचि ले रहे हैं, खासकर उस 15 साल के बच्चे के मामले में, क्योंकि असल में जब वो 15 साल के बच्चे का न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब वो खुद उसे बना रहा था। आप जानते हैं, उस समय वह चाइल्ड पॉर्न बना रहा था। तो यह निश्चित रूप से संघीय न्याय व्यवस्था के दायरे में आता है और वे इसमें बहुत बहुत रुचि रखते हैं। क्या वो इसे साझा कर रहा था? क्या आपको पता है कि वो इसे किसी के साथ साझा कर रहा था? हमें जानकारी नहीं है। हम अभी भी होमलैंड सिक्योरिटी और टीबीआई की मदद का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास उस सवाल का पूरा जवाब है। क्या आपको पता है कि सैंडर्स इस जांच के दौरान अभी भी नर्स के तौर पर काम कर रही थी? हाँ, वो कर रही थीं। क्या यह चिंता की बात है? मेरा मतलब है, क्या उन पर अस्पताल में मरीजों के साथ अपने काम के सिलसिले में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि का आरोप है, कुछ ऐसा? मुझे लगता है कि प्रेस रिलीज के बाद कॉल करने वाले कुछ लोग शायद उनके सहकर्मी हैं जो उनके साथ काम करते थे और जानना चाहते हैं। फिर से, वे अनजान हैं, लेकिन वे जानना चाहते हैं। तो हमें हजारों तस्वीरों को देखना पड़ रहा है ताकि ये पहचान सकें कि क्या वे शायद पीड़ित थे। जाहिर है हम टीबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी की मदद ले रहे हैं ताकि फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह के जरिए हमें इसमें मदद मिल सके। तो ये मामला अभी काफी समय तक खुला रहेगा। लेकिन जहां तक वर्कप्लेस की बात है, मुझे ठीक से नहीं पता कितनी इमेजेस या किस तरह की इमेजेस थीं। इतना मैं जरूर जानता हूं, मैंने खुद उनमें से कोई नहीं देखी। मेरी समझ है कि ये वर्कप्लेस की कुछ इमेजेस हैं। आप जानते हैं, हमारी मेडिकल फील्ड के बारे में एक बात यह है कि ये भी बाकी सबकी तरह है। एक बुरा इंसान सबकी छवि खराब कर सकता है ना? हम अपनी मेडिकल फील्ड और नर्सों का समर्थन करते हैं और इससे पूरे पेशे की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, यह अच्छा नहीं लगता, मैं समझता हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि वह कानून प्रवर्तन हो,
पादरी हो, बैंकिंग हो, मीडिया। आप जानते हैं, हर पेशे में बहुत ही छोटा हिस्सा ऐसा होता है जो उस पेशे को बदनाम कर देता है। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि पूरा पेशा ऐसा है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, उसके नियोक्ता को भर्ती प्रक्रिया पर कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा, पर वो अलग मुद्दा है। मुझे आपसे ये पूछना है, क्या आप हमें कोई संकेत दे सकते हैं कि उसके डिवाइस या डिवाइसेस में कथित तौर पर क्या था, वो कितना पुराना था? क्या आप जानते हैं, क्या वो पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पुराना है? मुझे लगता है ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। अगर आरोप सही हैं, तो वो कितने समय से ये सामग्री इकट्ठा कर रहा था या बना रहा था? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से ये तारीखें नहीं सुनी हैं कि ये कितना पीछे तक जाता है, लेकिन हमारे पास जितना डिजिटल डेटा है, उससे लगता है कि ये काफी समय से चल रहा होगा। मुझे लगता है मैं कह सकता हूं कि कम से कम 1 साल तो जरूर होगा। हमें पता है कि घर के अंदर जो छुपे हुए कैमरे थे, उन्हें खरीदा और लगाया गया था, मेरा मानना है पिछले साल नवंबर में, और मां को उन छुपे हुए कैमरों को ढूंढने में लगभग 1 महीना लग गया था। अगर मैं गलत हूं तो सुधारें। उस पर सिर्फ एक बार यौन अपराध का आरोप लगा, सही है? सिर्फ इतना ही क्यों? क्या आप और राज्य आरोपों की उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अतिरिक्त आरोप लगाए जाएंगे। यह उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया का पहला कदम है। यह कुछ ऐसा था जिसके हमारे पास पर्याप्त चित्र थे। हमें यह महसूस हुआ कि खासकर इस एक डिवाइस से, जो उस समय हमारे पास था, हमने सारी जानकारी निकाल ली थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संख्या के आधार पर, खासकर संघीय प्रणाली और राज्य स्तर पर, आपके पास कितनी छवियां हैं, इससे आपकी सजा की सीमा कितनी ऊंची होगी, यह तय हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हम आपको ठीक-ठीक 1000 बाल यौन शोषण या अवैध फोटोग्राफी या जो भी हो के लिए आरोपित करें। यह एक आरोप हो सकता है, और यह इस पर निर्भर करता है कि कुल कितनी छवियां थीं, जिससे सजा की ऊपरी सीमा तय होती है। और फिर बात यह है कि टेनेसी के ट्रुथ इन सेंटेंसिंग कानून के साथ यह किसी भी बच्चे से जुड़े आरोपों के तहत आता है, जैसे कि इसमें पूरी सजा की अवधि भुगतनी पड़ती है। उसे जो भी सजा मिलेगी वह पूरी तरह राज्य की ही मानी जाएगी। और जाहिर है, आप जानते हैं, संघीय प्रणाली में तो वैसे भी 100% ही होता है, और मेरी समझ के अनुसार अभी संघीय स्तर पर भी यही स्थिति है। उन वीडियो के निर्माण के साथ जो उसने बनाए, और सिर्फ वितरण नहीं, भले ही उसने वितरित किया हो, लेकिन सिर्फ उनका निर्माण करना भी, मेरी समझ में वो संघीय प्रणाली में करीब 30 साल की सजा झेल रहा है। या जैसा उन्होंने कहा, और राज्य के आरोपों के बारे में क्या, जिनका वो सामना कर रहा है? क्या आपको पता है कि उसे क्या सजा मिल सकती है? ये शायद लगभग उसी के आसपास ही होगा। वाह! हमारी बहुत सी कॉल्स ऐसी होती हैं जो संघीय प्रणाली और यहाँ टेनेसी में बहुत करीब होती हैं। हाँ, वह गंभीर सजा झेल रहा है, और उसे झेलनी भी चाहिए। सबको उचित प्रक्रिया का हक है, मैं समझता हूँ। कभी-कभी ऐसे मामले होते हैं, जैसे ये, जहाँ सबूत बहुत भारी होते हैं और कोई सवाल नहीं उठता। अगर आप फेसबुक कमेंट्स देखें, तो यहाँ टिप्टन काउंटी में लोग उसे कोर्ट स्क्वायर पर फांसी देने को तैयार हैं। जब आप बच्चों से जुड़े मामलों को संभालते हैं, तो लोग इसे गंभीरता से लेते हैं, और लेना भी चाहिए। ये दिलचस्प है कि आपने कहा लोग संपर्क कर रहे हैं, जैसे उसकी गिरफ्तारी के बाद अब लोग संपर्क कर रहे हैं। अगर आप हमें और जानकारी दे सकते हैं, और मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, क्या आपकी टीम या होमलैंड सिक्योरिटी ये तस्वीरें और वीडियो देखती है? क्या वे उन अन्य कथित पीड़ितों से संपर्क करके उन्हें बता रहे हैं कि क्या मिला? मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। तो इनमें से बहुत से लोग जो अनजान हैं, हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। इसके लिए चेहरा पहचानना जरूरी होगा। हमारे मुख्य जासूस यहाँ हैं। कुछ महिलाएं जिन्होंने कॉल किया और चिंतित हैं कि वे अनजाने में शिकार बनी हैं या नहीं। जासूस ने पूछा, क्या आप अपनी फोटो भेज सकती हैं ताकि पहचान हो सके? हम होमलैंड सिक्योरिटी और टीबीआई से इसे सिस्टम में चलवाकर जांचेंगे कि क्या वे किसी फोटो या वीडियो से इसका मिलान कर सकते हैं। शेरिफ, मैं सिर्फ इंसानी तौर पर बात करना चाहता हूं। आप लोग कानून प्रवर्तन में शानदार काम करते हैं और सबसे बुरा देखते हैं।
यहां जो बताया जा रहा है उसे देखना, ठीक है, इन वीडियोस को देखना, इन तस्वीरों को देखना, इन आरोपों को सच मानना। फिर भी सैंडर्स तब तक निर्दोष है जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता। लेकिन इस सामग्री से गुजरना, कानून प्रवर्तन के लिए इसे देखना और इसका मूल्यांकन करना कितना कठिन होता है। अविश्वसनीय रूप से कठिन। आप जानते हैं, जब आप छोटे बच्चों की बात करते हैं और वे ऐसे अपराधों के शिकार बन जाते हैं, हत्या तो हत्या है, मैं समझता हूं, लेकिन इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जब आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं और ऐसी चीजें रख सकते हैं, आपके पास बच्चों से जुड़ा सामान है। सुनिए, जितनी तस्वीरें हैं, सिर्फ हमारे डिटेक्टिव ही नहीं, बल्कि होमलैंड सिक्योरिटी और टीबीआई भी हर मामले में एक पीड़ित होता है, और हर मामले से इन डिटेक्टिव्स को गुजरना पड़ता है। उन्हें कोर्ट के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। उन्हें समझना पड़ता है कि वे क्या देख रहे हैं, और सिर्फ उन तस्वीरों को देखना। आप जानते हैं, मैंने भी बतौर डिटेक्टिव ऐसे केसों पर काम किया है, और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। यह आपके ऊपर बोझ बन जाता है। यह आपके ऊपर बोझ बन जाता है। यह आपके मानसिक रूप से भी असर डाल सकता है। हम खासकर उन डिटेक्टिव्स की मानसिक सेहत का ध्यान रखते हैं जो चाइल्ड पॉर्न या बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों से जुड़े होते हैं, क्योंकि इसका असर पड़ता है। ये उन डिटेक्टिव्स के लिए बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल केस होता है, जिस पर उन्हें काम करना पड़ता है। शरीफ, आने और समझाने के लिए धन्यवाद। आपकी टीम के शानदार काम के लिए भी धन्यवाद। एक बार फिर आपने सच में समझाया कि यह कितना आसान नहीं है, लेकिन आप जानते हैं यह एक बड़ी प्रगति है। शेरिफ शैनन बीसली, साइड बार पर यहां आकर स्थिति समझाने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। और फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple Podcast, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और न्यूज नेशन पर जेसी वेबर लाइव देखें सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। धन्यवाद, अगली बार मिलेंगे।